गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंटेंसी में चैप्टर 3 हम कर रहे हैं, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो हम किस प्रकार से एंट्री करते हैं, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पिछला टॉपिक बच्चों हमने किया था कि गुडविल का हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा, गुडविल को किस तरह से जो हम गुडविल की हमारी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। और आज हम सीख रहे हैं कि जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स आप सभी जानते हैं, रोशन में भी आप पढ़ के आए हैं कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए, अनिश्चितताओं के लिए हम कुछ पैसा लाभों में से बचा के रख लेते हैं, उनको हम रिजर्व्स बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसको हम संचित लाभ बोलते हैं, ऐसे लाभ जो बांटने से रह गए थे, हमारे पिछले वर्षों के हमारे कुछ बचे हुए थे जो प्रॉफिट्स, उनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हम बोलते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कंडीशन में हम किस तरह से करेंगे, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे दो केस हो सकते हैं। आज फर्स्ट केस हम कर रहे हैं। फर्स्ट केस हमारा है जब संचयों और संचित लाभों माने रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज भी हो सकते हैं हमारे, को पूंजी खातों में हस्तांतरित करना हो। माने जो हमारे पार्टनर्स हैं बच्चों, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पहले हमारी जो भी रेशो थी, पहले हम जिस तरह से भी प्रॉफिट या लॉस को बांट रहे थे, रिजर्व्स को बांट रहे थे, उसको अभी हम चेंज कर देंगे। माने जब से जिस डेट से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, हम क्या करेंगे, वहां से हम नए सिरे से सारी एक्टिविटीज को हम स्टार्ट करें। माने जो पिछले वाले रिजर्व हमारे जो बने हुए हैं अभी तक, जो भी हमारे संचय है या जो हमारे संचित लाभ है बच्चों, उनको जब हमने बनाया था तो हमारी रेशो कुछ और थी, और आज हमारी रेशो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो हम क्या करें, हम जो है कोई एडजस्टमेंट करने की बजाय जो भी हमारे पिछले प्रॉफिट्स हमारे हैं या पिछले रिजर्व्स हमारे हैं, उसको हम आज खत्म कर दें। उसको हम क्या कर दें, सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर दें। किस रेशो में, जो भी पहले रेशो थी, जिसको हमें ओल्ड रेशो बोलते हैं। फिर उससे क्या होगा कि आगे जो है अब हम अगले साल से नए रिजर्व्स हम बनाने लगेंगे, नए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पास होंगे, और उनको हम आगे न्यू रेशो में बांटेंगे, जिससे कि कोई जो है प्रॉब्लम हमारी नहीं आए। तो इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, वही आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखी है कि संचयों एवं संचित लाभों को हस्तांतरित करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे। जो भी बच्चों हमारे रिजर्व्स होते हैं या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, इनकी क्रेडिट साइड होती है। रिजर्व्स और प्रॉफिट्स की साइड क्या होती है, क्रेडिट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये प्रेजेंट किए जाते हैं। तो क्रेडिट साइड होती है। जब इनको बांटेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें डेबिट करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, जितने भी हमारे रिजर्व्स होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितना भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। ये समझना होगा, हालांकि रिजर्व हम सभी डेबिट करते हैं तो हम जानते हैं, लेकिन ये है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर हम बात करें तो वर्कमैन मींस जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारी लेबर है, कंपनसेशन उनको जो हमें क्षतिपूर्ति देनी पड़ रही है, उसके लिए हम कुछ रिजर्व बना देते हैं। बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए उनको काम करना पड़ता है, और उनको मशीनों पे भी काम करना पड़ता है। उससे जो है उनकी लाइफ का रिस्क होता है। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि काम करते करते जो है कोई एक्सीडेंट जो है वो हो जाए, और उसकी वजह से किसी एम्प्लॉय को जो है जान माल की कोई नुकसान हो जाए। तो चूंकि वो हमारे वर्कर्स हैं, हमारा ही काम करते हुए उन्हें ये प्रॉब्लम हुई है, तो ये हमारी जो है ड्यूटी भी बनती है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये नेसेसिटी भी बनती है कि हमें उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, कुछ क्षतिपूर्ति देनी। तो अगर एकदम से ऐसी कोई लायबिलिटी अराइज होती है बच्चों, तो उसको पे करना किसी भी बिजनेस के लिए जो है वो जो है दुष्कर हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसे बचने के लिए हम क्या करें, हम एक पहले से ही एक रिजर्व हम बना लें, किस नाम से, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, और हर साल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है वो इस रिजर्व में ट्रांसफर करते रहे। इससे क्या फायदा होगा कि जब
अब जब कभी ऐसा होगा तो तब तक हमारे पास एक जो है एप्रोप्रिएट अमाउंट हमारे पास उस रिजर्व में होगा जहां से हम पेमेंट कंपनसेशन की कर सकते। ठीक है, तो ऐसा ही कोई रिजर्व अगर हमारे पास है तो उसको भी बांटा जाएगा, लेकिन बांटने से पहले, क्यों बांटा जाएगा, क्योंकि आगे हम नया बना लेंगे। तो बांटने से पहले हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि आज की डेट में जब भी हम ये चेंज कर रहे हैं कोई हमारे पास कंपनसेशन तो नहीं है, कोई क्षतिपूर्ति तो नहीं करनी है कोई इसको। अगर हमने कोई क्षतिपूर्ति नहीं करनी है बच्चों, तो सारा का सारा अमाउंट हम जितना भी हमारे पास वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व में है उसको हम बांट सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनसेशन हमारे पास है तो पहले वो कंपनसेशन के लिए जितनी भी राशि हमें देनी होगी वो हम उसमें से निकाल के रखेंगे, उसको हम नहीं बांट सकते हैं। और फिर अगर हमारे पास कुछ, मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटीज, कि रिजर्व में जितना भी पैसा हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा, मान लेते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट हमारी होती है और उसमें हमारी लायबिलिटी साइड है और उसमें हमारे पास वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व हमारा दिया गया है। मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करी है, मान लेते हैं 1 लाख हमारा दिया हुआ है। तो हमारी कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि नीचे हमारा जो कंपनसेशन या जो क्लेम हमारा है अगेंस्ट क्लेम्स अगेंस्ट, जो हमारा क्लेम है, क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन, अगेंस्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, वो हमारे पास अगर नहीं दिया हुआ है, माने नील है, कोई क्लेम हमारे पास है ही नहीं बच्चों, तो यहाँ पे हम 1 लाख ही लिख देंगे, पूरा का पूरा अमाउंट हम बांट देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास इन्होंने दिया है कि हमारे पास 40,000 जो है वो हमारा क्या है, क्लेम हमने देना है, तो 40,000 माइनस करके 1 लाख में से 60,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000 को। अगर मान लेते हैं कि क्लेम जो है वो हमारा 1 लाख अगर हमारा क्लेम है, तो बच्चों जितना भी हमारे पास रिजर्व में था सारा का सारा हमें क्लेम देना पड़ेगा। माने वर्कमैन्स कंपनसेशन में हम यहाँ पे नील, माने कोई भी राशि हमें बांटे नहीं सकते। अगर ये ज्यादा भी हो जाए, हमारा 1,20,000 हो जाए, तब भी हमें इसको 1,20,000 अगर ये हो जाए, तब भी हमें इसको सारे के सारे को यूज करना पड़ेगा। उस केस में भी हमें वर्कमैन्स कंपनसेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होगी, क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्या है, हमारा जो इन्वेस्ट पैसा हमने कर रखा है शेयर मार्केट का, तो आप जानते ही हैं कि शेयर मार्केट में अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसकी मार्केट वैल्यू हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, उसमें हमेशा रिस्क बना रहता है। तो अगर मार्केट वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाती, जो बुक वैल्यू, जो वैल्यू हमने लगाई थी, मान लो हमने 2 लाख रुपए लगाए थे और वो घट के हमारे 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं, तो 50,000 रुपए का हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए, उसके लिए पहले से ही हम तैयार रहे, तो उसके लिए पहले से हम क्या कर लेंगे, रिजर्व बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वर्कमैन्स कंपनसेशन को ध्यान में रखते हुए बना था, ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कि वो कहीं कम ना हो जाए, उस ध्यान को में रखते हुए पहले से ही कुछ पैसा रिजर्व में रख लेते हैं। अब आज की डेट में उसमें भी हम ये देखेंगे कि हमने जिस पर्पज के लिए बनाया था वो, मानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कहीं कम ना हो जाए, हमारी 2 वैल्यू हमारी होती है इन्वेस्टमेंट की, बैलेंस शीट में ही इसको हम दिखाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में ये हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, तो हमारी यहां जो दी मिलेगी अमाउंट वाले कॉलम में, वो हमारे पास मिलेगी बुक वैल्यू, मान लेते हैं 2 लाख, और यहां जो दी मिलेगी वो मिलेगी हमारी मार्केट वैल्यू, मान लेते हैं 1 लाख।
माने एक बुक वैल्यू होती है और एक हम हमेशा बैलेंस शीट में बुक वैल्यू को दिखाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लाख लिखा है, और मार्केट वैल्यू को हम अंदर एज ए इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस डेट पे हम ये बांट रहे हैं, जिस डेट पे हम चेंज कर रहे हैं रेशो को, उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम तो नहीं है। तो अगर कम नहीं है, मान लेते हैं अगर मार्केट वैल्यू के बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा केस हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों एक दूसरे के बराबर है, माने हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। तो जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे हमारा लायबिलिटी साइड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लो हमारे पास पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख के 1 लाख को जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस केस में। लेकिन अगर हमारी मार्केट वैल्यू हमारी दे रखी है और वो 2 लाख ही दे रखी है, तब भी हमें कोई लॉस नहीं है, तब भी हम 1 लाख का 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट वैल्यू जो है ये हमारी 1,50,000 अगर हो जाती है तो हमें कितने का लॉस होगा बच्चों, 50,000 का हमें लॉस हो गया, जो कि हम क्या करेंगे, रिजर्व में से माइनस कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो बचा हुआ 50,000 ही जो है हम पार्टनर्स में, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारी जो वैल्यू है ये कम होगी, अगर 1 लाख हो जाती है तो हमारा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, हमारा 1 लाख का हमारा लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 लाख हमारा यूज हो गया, माने यहाँ पे हम कोई वैल्यू, माने हम नील जो वैल्यू हमारी है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर ये ज्यादा भी हमारा लॉस हो जाता है तब भी हम पूरा का पूरा रिजर्व यूज कर पाएंगे और पैसा कहीं और से लेंगे, तो माने रिजर्व में हमारा 0 हो जाएगा बैलेंस, तो इसको हम कुछ भी पैसा इसका नहीं पाएंगे। और 2 क्या करेंगे हम बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट मैंने यहाँ लिखा है। अगर कैपिटल आप जानते हैं 2 तरह की होती है, एक फ्लक्चुएटिंग होती है और एक हमारी फिक्स होती है। अगर फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे और फिक्स होती है तो उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और जितना भी बच्चों टोटल अमाउंट आएगा इसको हम किस रेशो में बांटेंगे, पार्टनर्स में उनकी पर-डे रेशो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, इसी को समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम जो है डिस्कस